हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलम कानून। तो आज हम लोग अपने बीएसए सीरीज़ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कवर करेंगे, जो कि चैप्टर 5 में है। और इसमें सबसे पहला सेक्शन जो है वो 56 है, जो बात करता है कंटेंट ऑफ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। मतलब हम लोग ओरल एविडेंस में पढ़े थे ना कि सारे ही चीज़ को ओरल एविडेंस के थ्रू सारे फैक्ट्स को प्रूफ किया जा सकता है, एक्सेप्ट क्या था, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब डॉक्यूमेंट्स को ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूफ नहीं किया जा सकता, तो डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूफ करेंगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू प्रूफ करेंगे। तो जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो दो ही तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, या तो प्राइमरी एविडेंस के साथ या तो सेकेंडरी एविडेंस के साथ। तो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस का क्या मतलब हुआ? प्राइमरी एविडेंस जो होता है ना, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसको कहते हैं। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस जो होता है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब कॉपी। किसका कॉपी? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कॉपी। ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कॉपी है, इसी को सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल कॉपी है, मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जो कॉपीज़ बनता है ना, उसका कॉपी जो हो गया, जो कुछ भी फ़ोटो कॉपीज़ हो गया या जो भी उसके, उसको एक बेस रखे कि वो ओरिजिनल है, उसका डुप्लीकेट बन रहा है, उसका कॉपी बन रहा है, वो सारा कुछ क्या हो गया? सेकेंडरी एविडेंस हो गया। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो बात करता है प्राइमरी एविडेंस का। तो प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी एविडेंस का मतलब हो गया ओरिजिनल कॉपी, जो कि खुद ही प्रोड्यूस हो रहा है फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट के लिए। मतलब ऐसे एविडेंस जो कि खुद कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाते हैं इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट के लिए। मतलब यहाँ पर बेसिकली ये कह रहे हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो बेसिकली यही बात करता है कि कौन कौन सा जो और भी डॉक्यूमेंट है जो कि प्राइमरी एविडेंस ही होगा। तो अगर डॉक्यूमेंट जो है वो सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूटेड है, मतलब कि बहुत सारे पार्ट में है, मल्टीपल पार्ट्स में है, तो वो सारे एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस होंगे। जैसे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, उसका एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या होगा? प्राइमरी एविडेंस होगा। एक दूसरे के ये प्राइमरी एविडेंस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक ही डॉक्यूमेंट दो पार्ट में या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, सेवरल पार्ट्स में, तो वो सारे एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बात करता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट किस में हो रहा है? काउंटर पार्ट्स में एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट होने का मतलब बन रहा है, तो वो काउंटर पार्ट्स में हो रहा है। और जो वो सारा काउंटर पार्ट, मतलब जो भी काउंटर पार्ट्स में हो रहा है ना, वो सारा काउंटर पार्ट प्राइमरी एविडेंस है। पार्टीज अगेंस्ट एग्जीक्यूटिंग, इन जो पार्टी उसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसके अगेंस्ट, इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। लीज एग्रीमेंट वगैरह या फिर रेंट एग्रीमेंट वगैरह के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। रेंट एग्रीमेंट का ही एक एग्जांपल लेते हैं। एक रेंट एग्रीमेंट है, ये एक रेंट एग्रीमेंट है, इसमें सारे रेंट एग्रीमेंट के डिटेल्स हैं जो भी दिया हुआ होगा। तो ये एक जो है, इसको साइन किसने किया है? लैंडलॉर्ड ने, ठीक है। और इसका एक सेम साथ में ही एक और डॉक्यूमेंट बना जो बिल्कुल सेम है, इसी का पार्ट है बल्कि, लेकिन इसको साइन किसने किया है? जो उसको खरीद रहा है, ठीक है, जो बायर है, जो टीनेंट है, जिसको हम लोग टीनेंट कह सकते हैं लॉ लैंग्वेज में, जो टीनेंट है, तो वो खरीद रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही डॉक्यूमेंट है, पर एक लैंडलॉर्ड ने साइन किया, एक टीनेंट ने साइन किया। तो जो लैंडलॉर्ड ने साइन किया ना, वो इसके लिए, टीनेंट के लिए प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा, और जो इसने साइन किया, टीनेंट ने किया, वो इसके लिए प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास होना चाहिए ना कॉपी। तो वहाँ पे यही कि ये काउंटर पार्ट्स में डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, एक ही डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वो जो जिसको साइन कर रहा है, जो उसके पास जा रहा है, उसके अगेंस्ट जो रहेगा, उसके लिए वो प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसके अगेंस्ट में वो प्राइमरी एविडेंस होगी, जो बना रहा है उसके अगेंस्ट में वो प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है 3 नंबर, वो बात करता है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस।
मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स का बात है, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाया जा रहा है, जैसे कि प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फ़ोटोग्राफी। जैसे कि क्या होता है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवाने जाते हैं, हमें बोलते हैं कि 3 फ़ोटो चाहिए, हमको 3 फ़ोटो वो निकाल के देता है, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे का क्या हो गया, ये तीनों एक दूसरे का प्राइमरी एविडेंस हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्म प्रोसेस में बना, ये एक ही प्रोसेस में तीनों बना है। ये 3 जब बन गया तो एक हम यूज़ कर लिए, दूसरा भी यूज़ कर लिए, ये एक बचा है, तो अब हम जाके वापस बोलेंगे मेरे पास ये एक फ़ोटो बचा है, इसके और आप 2 कॉपीज़ बना दो, इसके आप 2 कॉपीज़ और बना दो। तो ये जो 2 कॉपीज़ बने, तो क्या ये भी प्राइमरी एविडेंस होगा? नहीं, क्योंकि ये एक मेन था जो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस में बना, लेकिन ये एक से जब हमने इसका कॉपीज़ बनाया तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एविडेंस, क्योंकि इसका कॉपी बना रहे हैं। अगर एक यूनिफॉर्म प्रोसेस में कोई भी चीज़ बनता है, चाहे वो फ़ोटोग्राफ्स हो या फिर कुछ और भी हो, प्रिंटिंग का चीज़ हो, पेंटिंग्स हो या कोई भी कार्ड वगैरह हो, तो ये सब अगर एक प्रोसेस में बन रहा है तो सब एक दूसरे का प्राइमरी एविडेंस होगा। लेकिन अगर एक से उसका कॉपीज़ बनाया जा रहा है, एक लेकर के उससे कॉपी बनाया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, जो कि बात करता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज़ क्रिएटेड और स्टोर्ड। पहले इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जो था उसको एविडेंस एक्ट में मतलब नहीं माना जाता था, लेकिन अब क्योंकि जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसको वैलिड माना गया है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है या फिर स्टोर्ड हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स में, ठीक है, तो वो सारे फाइल्स जो है वो प्राइमरी एविडेंस है। जैसे कि हो सकता है एक जो फाइल है वो एक लैपटॉप में, दूसरा टैब्स में है, या एक मोबाइल में है, या एक ही कंप्यूटर में अलग अलग फाइल्स में है, तो वो सारे फाइल एक दूसरे के क्या होंगे? प्राइमरी एविडेंस होंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में बात करता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की, जो कि प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम अ प्रॉपर कस्टडी, मतलब किसी कस्टडी से कुछ जो कोर्ट्स वगैरह से कुछ मिल रहा है, या किसी जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह मेडिकल कस्टडी वगैरह से मिलता है, तो उस तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस हो रहा है प्रॉपर कस्टडी से, तो वो सारा भी प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। कब तक? जब तक वो डिस्प्यूटेड ना हो जाए, मतलब उसी पे कोई मसला ना हो जाए, वही फैक्ट इशू ना बन जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है 6 एक्सप्लेनेशन, वो बात करता है वीडियो रिकॉर्डिंग की। अगर कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कहाँ स्टोर हुआ है? वो स्टोर हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, और या फिर भेजा गया हो या फिर कहीं से ट्रांसफ़र हुआ हो। बेसिकली जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो सारा भी वीडियो रिकॉर्डिंग भी क्या है? प्राइमरी एविडेंस है। और एक्सप्लेनेशन 7 बात करता है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जो मल्टीपल स्टोरेज में, कंप्यूटर सोर्सेस के मल्टीपल स्टोरेज में स्टोर है, वो सारा भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो भी प्राइमरी एविडेंस है, भले वो मल्टीपल स्टोरेज में हो कंप्यूटर रिसोर्सेज के, लेकिन वो भी प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया हम लोग का। यहाँ तक कि इसमें एक चीज़ है कि जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले सेक्शन में कि एक्सपर्ट के ओपिनियंस, तो क्या एक्सपर्ट की ओपिनियंस क्या है? एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देता है, वो क्या प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस है? एक्सपर्ट का ओपिनियन भी प्राइमरी एविडेंस होता है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है इसका इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल है। इसका इलस्ट्रेशन यही बात करता है कि अगर पर्सन जो है उसके पास बहुत सारे प्ले कार्ड है और सारे ही एक टाइम पे बने हैं ओरिजिनल से, तो एनी वन ऑफ द प्ले कार्ड जो है वो प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा दूसरे का। वही जो मैंने अभी आपको फोटोग्राफ वाला एग्जाम्पल दिया, ये बिल्कुल उसी का इलस्ट्रेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करता है सेकेंडरी एविडेंस का। तो अब सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? जो भी कॉपीज़ होते हैं उसको सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो सर्टिफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपीज़ का मतलब क्या हो गया? जो कोर्ट के थ्रू मिल रहा है या कोई पब्लिक ऑफिस के थ्रू मिल रहा है, वो सबको सर्टिफाइड कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया? सेकेंडरी एविडेंस हो गया। या फिर कॉपीज़ जो कि ओरिजिनल से बनाए जा रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू,
तो जो भी कॉपीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बनाए जा रहे हैं वो भी सेकेंडरी हैं। अब वो सेकेंडरी क्यों हो जाता है? एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो से हम और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवाते हैं, तो वो तो सेम ही है ना, पर वो सेकेंडरी एविडेंस क्यों होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आया? तो वो इसलिए होता है ना, क्योंकि जब हम लोग एक चीज़ से, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उसका कॉपी निकलवाते हैं तो उसका जो एक्यूरेसी है उसको इंश्योर करना मुश्किल हो जाता है। वो सेम टू सेम उसका एक्यूरेसी सेम टू नहीं, कुछ तो उसमें डिफरेंस हो जाता है, वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, ये थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, कुछ उसमें डिफरेंस आता है, वो सेम ओरिजिनल नहीं बन पाता है उसका कॉपी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट जो है कॉपीज़ जो कंपेयर करके बनाया जा रहा है ओरिजिनल से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कंपेयर करके कॉपी बनाया जा रहा है, तो वो भी सेकेंडरी है। या फिर काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कि अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। हम लोग इससे पहले के एग्जाम्पल में रेंट वाले जो पढ़े थे उसमें क्या था? प्राइमरी एविडेंस जो एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि अगर जैसे कि टीनेंट ने जो भी पेपर में साइन किया, वो प्राइमरी एविडेंस किसके लिए है? वो प्राइमरी एविडेंस लैंडलॉर्ड के लिए है, लेकिन लैंडलॉर्ड के लिए जिसने वो साइन किया, क्या वो प्राइमरी एविडेंस है? नहीं, उसके लिए वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है ओरल अकाउंट्स। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ओरल अकाउंट्स मतलब जो भी ओरल जो एविडेंस है वो भी सेकेंडरी एविडेंस ही माना जाता है। ठीक है, बस इसमें कंडीशन यही है कि जो ओरल अकाउंट्स दे रहा है ना डॉक्यूमेंट के कंटेंट का, तो उसको देखा होना चाहिए। मतलब मैं कह रही हूँ कि हाँ, मैं ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मैंने बनते हुए देखा है और इसका मैं एविडेंस दे रही हूँ, ओरली दे रही हूँ, तो मैंने उसे देखा हो बनते हुए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ना वो ओरल एडमिशन्स हैं। जो ओरल एडमिशन्स होते हैं वो भी सेकेंडरी एविडेंस है, और जो रिटन एडमिशन्स होते हैं वो भी सेकेंडरी एविडेंस है। और जो लास्ट वाला है वो बात करता है evidence of a person who has examined a document, the original of which consist of numerous account। मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इतना बड़ा है या फिर उसमें इतना न्यूमरस अकाउंट है कि उसको कोर्ट में पॉसिबल नहीं है कि वो किया जाए, तो उसको एक पर्सन, स्किल्ड पर्सन जो होता है उसको बोला जाता है आप एग्जामिन करके लाओ और फिर बताओ। तो वो जो अपना एग्जामिन करके जो डॉक्यूमेंट को बताता है कि वो क्या एग्जामिनेशन किया है, वो क्या हो जाएगा? वो भी सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा, एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके इलस्ट्रेशन भी वही बात करता है कि एक फ़ोटोग्राफ है ऑफ एन ओरिजिनल इज़ अ सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट। अगर एक ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ से उसका कॉपी निकाला जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। तो ये सब क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है ना वो है 59, जो कि बात करता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस। तो कैसे हम लोग प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ करेंगे डॉक्यूमेंट्स को? तो डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन केस हेयर आफ्टर मैंशनड। हेयर एंड आफ्टर का मतलब इसके बाद वाले सेक्शन में बताया गया है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूफ किया जा सकता है, एक्सेप्ट जिसको सेकेंडरी एविडेंस से प्रूफ किया जाता है उसको प्राइमरी एविडेंस से नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद के सेक्शन में बताया गया है किस में किया गया है और किस में नहीं किया गया। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 60। सेक्शन 60 की बात करता है कि किस केसेस में हम लोग सेकेंडरी एविडेंस का यूज़ करेंगे। तो सेकेंडरी एविडेंस जो है वो किस केसेस में यूज़ करेंगे? जहाँ पर एग्जिस्टेंस कंडीशन या कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चंस होगा। तो उस पर क्या होगा? तो अगर सबसे पहले इसमें बात करता है कि अगर ओरिजिनल जो है वो किसी और के पोजीशन में शोन हो रहा है, मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो दूसरे के पास है और वो नहीं दे रहा है, किसी के पास है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उससे मांगा जा रहा है वो नहीं दे रहा है, या फिर जिसके पास है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि उसको वो दे ही नहीं रहा उस तक। द पर्सन अगेंस्ट होम द डॉक्यूमेंट इज सॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है उसको नहीं लगता कि हाँ वो नहीं देगा, उसको प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं लग रहा है, या फिर ऐसे पर्सन के पास है जो मिल नहीं रहा है, वो पर्सन ही आउट ऑफ रीच है, या फिर जो पर्सन है वो लीगली बाउंड नहीं है कि वो प्रोड्यूस करे, उसको कोई ऐसा उस पर जिम्मेदारी नहीं है, वो लीगली बाउंड नहीं है कि हाँ उसको तो ये प्रोड्यूस करना ही है डॉक्यूमेंट, उसको कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी ही नहीं है, तो वो नहीं देगा ना। तो वैसे केसेस में क्या है कि आप नोटिस भेज सकते हैं कि हाँ प्लीज़ दे दीजिए, आप हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन नोटिस भेजने के बाद भी अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो आप सेकेंडरी एविडेंस फिर दे सकते हैं उसका। ठीक है, नेक्स्ट जो उसका क्लॉज है वो ये बात करता है
कि अगर रिटन एडमिशंस हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एडमिटेड इन राइटिंग है, मतलब बेसिकली रिटन एडमिशन है डॉक्यूमेंट का, तो उसका भी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद का जो सेक्शन है कि अगर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सी नंबर कहता है, वो डिस्ट्रॉय हो गया या फिर लॉस्ट हो गया, ठीक है, या फिर मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो वो भी आप उसका भी सेकेंडरी, अगर मिल ही नहीं रहा है, डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर क्या होगा, आप उसका सेकेंडरी एविडेंस है। हाँ, लेकिन वो ये नहीं होना चाहिए कि वो डिस्ट्रॉय और लॉस्ट खुद के गलती से नहीं होनी चाहिए, ओन डिफ़ॉल्ट या नेग्लिजेंस की वजह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर गलती से भुला गया या डिस्ट्रॉय हो गया तो ठीक है, लेकिन आपको प्रोड्यूस करना है और आप भी उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, आपके डिफ़ॉल्ट या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो वो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, ये कंडीशन है इसमें। नेक्स्ट जो बात करता है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस नेचर का है कि उसको ईज़िली मूव नहीं किया जा सकता, वो काफ़ी बल्कि है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, या ऐसे नेचर का है जिसको ईज़िली मूव करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो हम लोग सेक्शन 74 में पढ़ेंगे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो वहाँ पे हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो एक सर्टिफाइड कॉपी है, ठीक है, किसका, इस अधिनियम के अंदर या किसी भी लॉ के अंदर, ठीक है, तो उसका भी, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी है किसी लॉ के अंदर, तो उसका भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो बात करता है व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट एंड कैन नॉट बी एग्जामिन इन कोर्ट। ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कोर्ट के अंदर एग्जामिन नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में बोला जाएगा हाँ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट दो। मतलब कि किसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम कहाँ किया जाएगा, कोर्ट के अंदर तो किया नहीं जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट कहाँ पहले रहेगा, वहाँ बनेगा, तो वहाँ से क्या आएगा कि बहुत सारा कोर्ट में एग्जामिन करना उन सारे लेंदी डॉक्यूमेंट्स को पॉसिबल ही नहीं है, तो आप उसका सेकेंडरी एविडेंस दे देंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये कहता है, एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि क्लॉज ए, सी और डी कोई भी सेकेंडरी एविडेंस जो है वो एडमिसिबल होगा। ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट के लिए ए, बी, सी में एडमिसिबल होगा। और क्लॉज बी जो कि रिटन एडमिशन का बात करता है, वो एडमिशन होगा। ठीक है, और जो ई और एफ है वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, बट नो अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। ठीक है, और क्लॉज 4 ये बात करता है, जो लास्ट जी वाला है वो भी क्या होगा, वो यहाँ पे एक्सपर्ट वाला बात कर रहा है कि जो भी एग्जामिन कर रहे हैं उसको और स्किल्ड है एग्जामिनेशन पे, तो वो फिर सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है ना, वो सेक्शन है 61, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का बात करता है। ये जो है पहले एविडेंस एक्ट में नहीं था, ये अभी न्यू आया है। हमारा एक्ट था ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसमें तो ये बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के थ्रू अभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड्स को वैलिडेट किया गया है एज अ एविडेंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसमें और कुछ नहीं, उसके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के लीगल वैलिडिटी की ये सेक्शन बात करता है। इसके बाद जो सेक्शन है वो है 62, जो कि स्पेशल प्रोविज़न एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करता है कि जो भी कंटेंट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वो कैसे प्रूव होगा, जैसे कि सेक्शन 63 में बताया गया है वैसे प्रूव होगा। ये सारे सेक्शंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं और इससे उतने क्वेश्चन नहीं आते। 63 में भी यही बात करता है कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है उसको प्रूव किया जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो स्टोर है किसी मेमोरी में, किसी कंप्यूटर रिसोर्सेस में, तो वो सारे को वैसे डॉक्यूमेंट्स को जो है इलेक्ट्रॉनिक वेज में प्रूफ किया जा सकता है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वैसा नहीं है जिससे क्वेश्चन आए। तो हम लोग जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ना, वो है सेक्शन 65। तो हम लोग डायरेक्ट 65 में चलते हैं क्योंकि 65 इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, या 65 जो है वो बात करता है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्सन अलीग टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस। मतलब कि अगर डॉक्यूमेंट जो है उसमें ये पता करना है, सिग्नेचर के बारे में पता करना है या फिर राइटिंग के बारे में पता करना है, चाहे होली हो या पार्टली हो, ठीक है, तो क्या किया जाएगा,
तो डॉक्यूमेंट जो है वो ये देखा जाएगा कि वो पर्सन की हैंड राइटिंग में है या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रूफ किया जाएगा, है ना। तो ये समझ आएगा, साइन या हैंड राइटिंग उसी पर्सन की होनी चाहिए जिस पे ये जिसको ये प्रूफ करना है कि हाँ ये उसी पर्सन की साइन है या नहीं है। तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे, उसके खुद की हैंड राइटिंग से प्रूफ कर देंगे, उस डॉक्यूमेंट से जिसमें उसकी हैंड राइटिंग हो या फिर सिग्नेचर हो। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, जो नेक्स्ट है सेक्शन हम लोग का वो सेक्शन 66 है। तो ये बात करता है प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की, मतलब कि एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी सब्सक्राइबर इज अली to have been affixed to an electronic record, the fact that such electronic signature is the electronic signature of the subscriber must prove। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है ना, उसको एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो होता है वो इशू करता है। तो वो क्या होता है, किसी को भी अगर ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी सब्सक्राइबर का जो है वो सही है या नहीं है, तो वो कहाँ से प्रूव हो जाएगा, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो इशू करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को, तो उसके थ्रू वहाँ से पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसी पर्सन का है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना वो 67 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 67 जो है वो बात करता है प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अगर एक डॉक्यूमेंट जो है वो लॉ से कहती है कि आप अटेस्ट करके आओ। हम लोग बहुत सारी जगह देखते हैं, कॉलेज एडमिशन्स में या फिर आप कोर्ट में इनरोलमेंट्स वगैरह लेंगे ना, तो आपको बोला जाएगा आप ये डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करके लाओ। तो अटेस्टेड करने का मतलब क्या होता है कि उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना एक तरीके से, जैसे कि नोटरी पब्लिक वगैरह से अटेस्टेड होता है डॉक्यूमेंट्स। तो अगर कोई लॉ को ये रिक्वायर है कि लॉ के अकॉर्डिंग आपको ये डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करना होगा, तो इट शैल नॉट बी यूज एज एविडेंस। तो उसको एविडेंस की तरह यूज़, मतलब अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को ना एविडेंस की तरह यूज़ नहीं कर सकते जब तक एक अटेस्टिंग विटनेस को नहीं बुला लिया जाए। अगर आपको ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना है ना जो कि क्या है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए आपको एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, उसके एग्जीक्यूशन को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, उसमें एविडेंस देने के लिए। अगर अटेस्टेड विटनेस नहीं आएगा तो उसे एज एविडेंस यूज़ नहीं किया जा सकता उस डॉक्यूमेंट को। इसके प्रोवाइडेड क्या कहता है, इसका प्रोवाइडेड ये कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट जो है वो, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर प्रूफ करना है और अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कोई सेल का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रिलेटेड है, अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है ना, तो फिर आपको अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये किस पे अप्लाई नहीं करता है, दो कंडीशन पे अप्लाई नहीं कि सबसे पहले अगर विल है मतलब अगर वसीयत है किसी का, तो वसीयत चाहे रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड नहीं हो, अटेस्टिंग विटनेस आएगा ही उसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, उसमें बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वसीयत को छोड़ करके कोई भी डॉक्यूमेंट है और वो रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें एक और एक्सेप्शन क्या होता है कि अगर जो उसको बनाया है, एक मान लेते हैं सेल डीड है, कोई प्रॉपर्टी का सेल डीड है, उसको जो बनाया है वही कह दे कि नहीं मैंने तो ये डॉक्यूमेंट बनाया ही नहीं है, तो अगर वो खुद ही डिनाई कर दे तो वैसे केसेस में भी अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक वसीयत ही ऐसी चीज़ है, एक विल ही ऐसी चीज़ है जिसमें चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, अटेस्टिंग विटनेस तो आएगा ही अगर उसको प्रूफ करना है तो। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 68, जो बात करता है प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जहाँ पे कोई भी अटेस्टिंग विटनेस मिल ही नहीं रहा है, इफ़ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, इट मस्ट बी प्रूव दैट attestation of one attesting witness at least in his handwriting and the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person। तो अगर कोई भी अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहा है तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो अटेस्ट हुआ है वो एक अटेस्टिंग विटनेस के हैंडराइटिंग में हुआ है और जो सिग्नेचर है वो भी उसी पर्सन के हैंडराइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
तो इसके बाद जो ओफो हाँ, इसके बाद जो सेक्शंस है ना वो हैं सेक्शन 69। तो सेक्शन 69 से मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग का पब्लिक डॉक्यूमेंट तक कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, अब हम लोग सेक्शन 69 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए इस सीरीज़ में। वीडियोस थोड़े से लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं आपको बेयर एक्ट का टू दी पॉइंट समझा रही हूँ, लेकिन अगर कुछ भी नहीं समझ आता है, कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू एवरीवन।